नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार पर लेकर हाजिर हूं मैं खबरों का सिलसिला। मैं कृतिका। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले एक नजर सुबह की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी ने किया भव्य स्वागत। आज 4 नई वंदे भारत ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी। नई ट्रेनों से सफर होगा आसान, पर्यटन और व्यापार को मिलेगा बढ़ावा। वाराणसी के बाद बिहार में चुनाव प्रचार को धार देंगे प्रधानमंत्री अमित शाह और नीतीश कुमार समेत एनडीए और महागठबंधन के नेताओं की भी धुआंधार रैली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से अंगोला और बोत्सवाना की यात्रा पर। द्विपक्षीय संबंधों को मिलेगी और मजबूती। किसी भी भारतीय राष्ट्रपति का इन दोनों अफ्रीकी देशों में पहला दौरा। दक्षिण अफ्रीका में होने वाले G20 समिट का ट्रंप ने किया बहिष्कार। श्वेत किसानों पर कथित अत्याचार को बताया कारण। और खेल की खबरों में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 सीरीज का 5वां और अंतिम मुकाबला आज ब्रिस्बेन के गावा मैदान में होगी भिड़ंत। सीरीज में 2-1 से आगे है टीम इंडिया। तो ये थी प्रमुख सुर्खियां और अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 4 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें बनारस, खजुराहो, लखनऊ, सहारनपुर, फिरोजपुर, दिल्ली और एर्नाकुलम, बेंगलुरु मार्ग पर चलेंगी। ये यात्रा समय में कमी लाएंगी। इनसे क्षेत्रीय गतिशीलता बढ़ेगी और कई राज्यों में पर्यटन के साथ ही व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। बनारस खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस इस रूट पर सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगी और वर्तमान में चल रही विशेष ट्रेनों की तुलना में लगभग 2 घंटे 40 मिनट की बचत करेगी। ये ट्रेन वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट और खजुराहो को जोड़ेगी। लखनऊ सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस लगभग 7 घंटे 45 मिनट में यात्रा पूरी करेगी, जिससे यात्रा समय में लगभग 1 घंटे की बचत होगी। इससे लखनऊ, सीतापुर, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद, बिजनौर और सहारनपुर के यात्रियों को लाभ होगा। फिरोजपुर दिल्ली वंदे भारत इस रूट पर सबसे तेज चलने वाली ट्रेन होगी, जो अपनी यात्रा मात्र 6 घंटे 40 मिनट में पूरी करेगी। सीधे तौर पर यह ट्रेन दिल्ली और पंजाब के फिरोजपुर, बठिंडा और पटियाला जैसे प्रमुख शहरों के बीच संपर्क को मजबूत करेगी। कल शुरू होने वाली नई वंदे भारत ट्रेनों में दक्षिण भारत की एर्नाकुलम बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस भी शामिल है। ये प्रमुख आईटी और वाणिज्यिक केंद्रों को जोड़ेगी और यात्रा समय में 2 घंटे से ज्यादा की कमी लाएगी। ये रूट केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच आर्थिक कार्यकलापों और पर्यटन को बढ़ावा देगा, जिससे क्षेत्रीय विकास और सहयोग में भी सहायता मिलेगी। तो आज ये ट्रेनों की सौगात आज मिलने जा रही है देशवासियों को, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज वाराणसी का दौरा है, जिसमें 4 नई वंदे भारत ट्रेनों को आज हरी झंडी दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। इन ट्रेनों के जरिए सीधे तौर पर यात्रियों को यात्रा का जो समय है उसमें भी बचत मिलेगी, साथ ही पर्यटन को भी बढ़ावा इनके जरिए मिलता हुआ नजर आएगा। आरामदायक और सुविधादायक ये सफर होगा यात्रियों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रोड शो किया। कल वाराणसी पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री सड़क मार्ग से BLW स्थित गेस्ट हाउस के लिए रवाना हुए। इस दौरान उनका काफिला बाबतपुर से होते हुए गिलट बाजार, JP मेहता, फुलवरिया फ्लाईओवर होते हुए बरेका पहुंचा। रास्ते में कई जगह स्थानीय लोगों सहित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। उत्साह और उमंग के साथ पीएम मोदी का स्वागत किया गया। पीएम मोदी के स्वागत वाराणसी यानी काशी के लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। बच्चों, युवाओं, बुजुर्गों ने पीएम के काफिले का स्वागत मोदी मोदी और हर हर महादेव के नारों के साथ किया। जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और उनके काफिले पर पुष्प वर्षा भी की गई। पीएम ने काशी वासियों का अभिवादन स्वीकार किया। तो बीती कल रात की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं उत्साह वहां का।
मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वाराणसी में बनारस रेलवे स्टेशन पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों का निरीक्षण किया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि भारतीय रेल यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को लेकर लगातार काम कर रही है। रेल मंत्री ने कहा कि वंदे भारत ट्रेन में कई और नए फीचर भी जोड़े जा रहे हैं, साथ ही यात्रियों की सुविधा को बढ़ाने के लिए भी काम हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 4 वंदे भारत सर्विसेज को फ्लैग ऑफ करेंगे। यहाँ से चारों की चारों वंदे भारत से पैसेंजर्स को बहुत बेनिफिट होगा और जिस तरह से वंदे भारत को लोगों ने अभी एक्सेप्ट किया है, देश में करीब अब तक 7.25 करोड़ पैसेंजर्स वंदे भारत में चल चुके हैं। 7 करोड़ 25 लाख से ज़्यादा पैसेंजर्स चल चुके हैं और लगातार सुधार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आगमन पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और भाजपा पदाधिकारियों में खासा उत्साह देखा गया। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि हम पीएम मोदी के स्वागत के लिए तैयार हैं और पीएम से मिलकर नई ऊर्जा का संचार होता है। प्रधानमंत्री का एक बार फिर आगमन हो रहा है अपने संसदीय क्षेत्र काशी में और पार्टी के पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनमें चूंकि मिलते हैं अपने जब नेता से, अपने सांसद से, अपने प्रधानमंत्री से, तो उनमें उत्साह संचारित होता है। हमारे साथ शैलेंद्र किशोर पांडे जी हैं। पांडे जी, प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है, आप लोगों से रूबरू होंगे, क्या ऊर्जा मिलती है आपको? जब प्रधानमंत्री जी काशी आते हैं तो काशी को ढेर सारा तोहफा दे करके जाते हैं, ढेर सारी चीज़ें दे करके जाते हैं, रोज नए नए कार्यक्रमों का उद्घाटन करके जाते हैं। जब प्रधानमंत्री से मिलते हैं तो हमारे अंदर नए ऊर्जा का संचार होता है। जब भी प्रधानमंत्री आते हैं एक राष्ट्र नायक के रूप में काशी को गौरवान्वित बार बार होता है कि हमारे सांसद जो राष्ट्र के ही गौरव नहीं पूरे विश्व के नेता हैं। वाराणसी दक्षिणी के विधायक हैं नीलकंठ तिवारी जी। नीलकंठ जी, प्रधानमंत्री जी आपके सांसद, देश के नेता आते हैं, आप लोगों से रूबरू होते हैं, तो आप लोगों को किस तरह की ऊर्जा का संचार होता है? प्रधानमंत्री जी के आने से, मिलने से, उनके कार्यक्रमों से, उनके उद्बोधन से, उनके एक एक कार्य से भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, देश के युवा, देश के 140 करोड़ लोगों को स्फूर्ति और ऊर्जा मिलती है। साथ ही साथ माँ भारती के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने का एक भाव भी जागृत होता है। ये जो यहाँ के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, आपने सुना कि किस तरह से उत्साहित होते हैं अपने नेता को, अपने सांसद को स्वागत करके। साथ ही जब वो रूबरू होते हैं तो उत्साह का जो संचार इनके अंदर होता है कि सब कुछ न्यौछावर कर सकें उन्हीं की तरह देश पर। कैमरा पर्सन गौरव के साथ डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, वाराणसी। और इसी पर चलिए सीधा रुक करते ताज़ा अपडेट के लिए वाराणसी से जुड़े हुए हमारे सहयोगी ऋषि कुमार का, जो इस वक्त वहां पर मौजूद है। ऋषि, सीधे तौर पर देखिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कल वहां पर पहुंचे थे तो उनका जोरदार स्वागत वहां के लोगों ने किया। इसके साथ ही आज 4 नई वंदे भारत ट्रेनों की जो सौगात है वो भी देशवासियों को मिलने जा रही है। किस तरीके की तैयारियां हैं इस समय वहां पे, ऋषि? देखिए, जहाँ तक वाराणसी की बात करें तो निश्चित तौर से देश में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी आते हैं तो सिर्फ वाराणसी में ही नहीं बल्कि पूरी देश में इस बात की कौतूहल होता है कि वाराणसी में क्या हो रहा है। और इसका यहाँ पर जीता जागता जो उदाहरण है कि जब जब वो आते हैं तो लोगों में तो एक तो उत्साह देखने को मिलता ही है। जो पूरी की पूरी संरचना है जिसमें कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो विकास की जो तमाम धाराएं हैं वो यहाँ पर बहती हुई दिखाई देती हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा है उनके संसदीय क्षेत्र में जो वाराणसी में जो गति पकड़ी है विकास को लेकर, वो यहाँ पर दिनों दिन आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। तो उसी कड़ी में जो बनारस को पूरे देश से जोड़ने की जो मुहिम है, क्योंकि बनारस देश की एक तरीके से सांस्कृतिक राजधानी कही जाती है और दुनिया के प्राचीनतम शहरों में से एक माना जाता है। इस शहर की एक खूबी है कि यह शहर हर आमो खास को और हर व्यक्ति को और हर एक ऐसे विचारधारा को समाहित करता है जो कि मानवता में विश्वास करता हो। तो यहाँ तमाम विदेशी आते हैं, तमाम देश के अन्य पर्यटक आते हैं। इसी कड़ी में यहाँ से हम देख रहे हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे भारत जो ट्रेन है उनका यहाँ से शुभारंभ कर रहे हैं। एक तो जो ट्रेन है वो वाराणसी से खजुराहो के लिए तो है ही, बाकी की 3 ट्रेन जो हैं वो वर्चुअल रूप में वो उसका उद्घाटन करेंगे, जो देश के अलग अलग हिस्सों से
दिल्ली से, बेंगलुरु से और लखनऊ से चलेंगी। तो कुल मिलाकर जो देश में जो अवसंरचना है, जिसमें कि जो कनेक्टिविटी है उसको कैसे और ज़्यादा मजबूत किया जाए, और सीधी सी बात यह है कि जो देश भर में जो आवागमन के जो साधन हैं जब वो मजबूत होते हैं तो निश्चित तौर से जो कनेक्ट है लोगों के बीच में, और जो कामकाज करने की साथ साथ जो हमारी पहचान है, अब जैसे बनारस की बात करें, बनारस से खजुराहो के बीच में इस ट्रेन का बड़ा महत्व है, क्योंकि यह ट्रेन न सिर्फ यहाँ के लोगों को जोड़ती है बल्कि दो संस्कृतियों को भी जोड़ती है। और इन दो शहरों में ख़ास तौर से देश विदेश से जो लोग आते हैं, खजुराहो से बनारस आने का उनके पास सीधा साधन है, और ये ट्रेन जब सेम डे वापस आती है तो इसका और महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि जो पर्यटक है उनका समय भी बचता है, और जो लोग हैं उनके लिए भी एक अवसर मिलता है कि पर्यटन के माध्यम से वो अपनी आमदनी को आगे बढ़ा पाएं। जी, इसके साथ ही बीते कल की तस्वीरें हमने देखी, और इस दौरान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला वाराणसी में था तो वहां पर तमाम लोग, संख्या में लोग वहां पर मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत वहां पर किया गया, और ऐसा पहली बार नहीं है, जब भी प्रधानमंत्री जाते हैं हर बार कुछ इसी तरीके की तस्वीर वहां से नजर आती है। बिल्कुल, देखिए उनकी लोकप्रियता का ये यहाँ पर एक उदाहरण बार बार देखने को मिलता है कि जब वो यहाँ आते हैं तो सड़कों के किनारे लोग खड़े होकर उनका स्वागत करते हैं, और उनकी जो लोकप्रियता है, यहाँ के लोगों का उनके प्रति जो विश्वास है, जो प्यार है, वो जब भी आते हैं वो यहाँ पर दिखाई देता है, और कल भी देखने को मिला। और अक्सर प्रधानमंत्री यहाँ आकर लोगों से जो उनका संवाद है, जो संपर्क है, उसको हमेशा बढ़ाने का प्रयास करते हैं, और इसमें उनकी पुरजोर कोशिश है कि लोगों के साथ संपर्क। बिल्कुल, तो सीधे तौर पर वहां का जो प्यार है वहां के लोगों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति वो अपार है, और जब भी प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचते हैं तो उनकी खुशी और उत्साह देखते ही बनता है। तो इस खबर पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी बीच बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ, बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी RBI कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी। MDH। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं अब बिहार की, जहां विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का चुनाव प्रचार इस समय चरम पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सीतामढ़ी और बेतिया में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। सुबह 11 बजे PM सीतामढ़ी में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की सीतामढ़ी के डुमरा हवाई मैदान में ये चुनावी सभा होगी। सीतामढ़ी में से NDA के सुनील कुमार पिंटू को अपना उम्मीदवार बनाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी सीतामढ़ी जिले के 8 विधानसभा एवं शिवहर की 1 विधानसभा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे, और उसके बाद बेतिया में NDA उम्मीदवार के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। PM मोदी यहां से पश्चिम चंपारण की 9 और पूर्वी चंपारण की 11 विधानसभा सीटों के मतदाताओं को साधने का भी प्रयास करेंगे। पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर, रामनगर, नरकटियागंज, बगहा, लोरिया, नौतन, चनपटिया, बेतिया और सिकटा विधानसभा के NDA प्रत्याशी इस दौरान वहां मंच पर मौजूद रहेंगे। तो वहीं पूर्वी चंपारण के सुगौली, नरकटिया, हरसिद्धि, गोविंदगंज, केसरिया, कल्याणपुर, पीपरा, मोतिहारी, मधुबन, चिरैया और ढाका विधानसभा के NDA प्रत्याशी मंच पर मौजूद रहेंगे।
बिहार के दूसरे चरण के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और कल उन्होंने महागठबंधन के कुशासन पर सीधा हमला बोला और कहा कि बिहार की तरक्की को रोककर आरजेडी कांग्रेस ने बिहार को बदहाली की कगार पर पहुंचा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने राजद कांग्रेस पर तुष्टीकरण, घुसपैठ, परिवारवाद जैसे आरोप लगाए, तो वहीं एनडीए सरकार द्वारा बिहार में किए गए विकास को भी गिनाया। पीएम मोदी ने बिहार के विकास के लिए फिर से एनडीए सरकार बनाने की अपील की है। आपको सुनाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार में प्रधानमंत्री मोदी ने औरंगाबाद और भभुआ कैमूर में रैली की। उन्होंने मतदाताओं से सोच समझकर वोट डालने की अपील की। कहा कट्टा और करप्शन वालों से दूर रहें। साथ ही भरोसा दिलाया कि एनडीए गठबंधन सिर्फ घोषणाएं नहीं करता बल्कि अपने वादे पूरे करता है। ये लोग जो संविधान दिखाने वाले लोग हैं ना, उन्होंने सामान्य समाज के गरीबों की कभी याद नहीं आई। ये मोदी है जिसने सामान्य समाज के गरीबों को 10% आरक्षण दे करके उनकी जिंदगी बदलने का काम किया है। हम सिर्फ घोषणाएं नहीं करते, काम करते हैं। जैसे मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना है, बिहार की 1,40,00,000 बहनों के खाते में 10-10 हजार रुपया पहुंच चुके हैं। बिहार में व्यापार और निवेश के लिए जंगल राज को उन्होंने घातक करार दिया। भभुआ की रैली में प्रधानमंत्री ने डालमिया नगर जैसे औद्योगिक शहर की बर्बादी के पीछे कुशासन का हाथ बताया। उन्होंने कहा जो डालमिया नगर अंग्रेजों के जमाने से रोजगार और उत्पादन का केंद्र था, वो चौपट हो गया। कुशासन की राजनीति आ गई, जंगल राज आ गया, फिरौती, रंगदारी, करप्शन, कट कमीशन, हत्या, अपहरण, धमकी, हड़ताल, यही सब होने लगा। देखते ही देखते जंगल राज ने सब कुछ तबाह कर दिया। दोनों ही रैलियों में प्रधानमंत्री ने राजद कांग्रेस के गठजोड़ को बेमेल बताया। उन्होंने कहा कि दोनों दलों को जनता के विकास की नहीं बल्कि आपसी स्वार्थ की चिंता है। तुष्टीकरण, घुसपैठ, परिवारवाद को राजद और कांग्रेस दोनों बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे में पंजों वालों से सतर्क तो रहना ही है, साथ ही लाल झंडों वालों से भी दूर रहना है। वो दिन भुलाए नहीं भूलते जब अंधेरा होने से पहले ही यहां सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता था। इस क्षेत्र की चर्चा देश और दुनिया में नरसंहारों के लिए होती थी। साथियों, जैसे ही जंगल राज की सरकार गई, नीतीश जी के नेतृत्व में आप सुशासन लाए तो नरसंहार की घटनाएं बंद हो गई। जब आपने दिल्ली में मोदी को बिठाया तो मैंने तय किया कि नक्सलवाद, माओवादी आतंक की कमर तोड़ करके रहूंगा। प्रधानमंत्री ने एनडीए सरकार के सुशासन को और भी मजबूत करने की बात कही। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अस्पतालों में दवाई और खेतों में सिंचाई की व्यवस्था एनडीए सरकार ही सुनिश्चित कर सकती है। निशांत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी पर ताजा अपडेट लेने के लिए सीधा रुख करते इस वक्त सीतामढ़ी से हमारे जुड़े हुए सहयोगी शैलेंद्र मिश्र का। शैलेंद्र, सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वहां पहुंचने वाले हैं और ऐसे में सीतामढ़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो चुनावी जनसभा है उसको लेकर कितनी तैयारियां वहां पर है इस समय? देखिए, आज 2 जनसभाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार में होनी है। दूसरे चरण में जो पहली जनसभा है वो आज सीतामढ़ी में है। सीतामढ़ी आप देखें, माता सीता, माँ जानकी की जन्मस्थली है और
हम जानते हैं कि ठीक चुनाव से पहले एक बड़ा ऐलान हुआ था कि जैसे भव्य राम मंदिर बना है वैसे ही माता सीता जानकी का मंदिर, भव्य मंदिर और पूरा ये जो पुनौरा धाम है उसे विकसित किया जाएगा। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा हम देख रहे हैं कि यहाँ पर चुनाव के दौरान इसको लेकर चर्चा है और लोग इस पर बहुत प्रतिक्रिया दे रहे हैं और काफ़ी लोगों से हमने बातचीत की, वो बहुत प्रसन्न है कि पूरे पुनौरा धाम को विकसित करने का ऐलान किया गया और उस पर काम शुरू हो गया, नींव रखी गई थी। गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर आए थे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बात को लेकर यहाँ पर चर्चा है कि बिहार में जो धार्मिक स्थल हैं, बिहार में जो आस्था के केंद्र हैं, अगर उनको बेहतर तरीके से डेवलप किया जाए तो भविष्य में रोजगार के जो अवसर हैं वो इस पर्यटन सेक्टर से आ सकते हैं। हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रैलियों में इस बात का कई जगह पर जिक्र कर चुके हैं कि तमाम जो फोकस एरिया है उसमें बिहार में पर्यटन किस तरह से आगे बढ़े, आस्था वाली जो जगह है उनका किस तरह से विकास किया जाए, वो एक तरह से उस पर फोकस करते हुए एनडीए तमाम बातें कह रही है। और कई ऐलान हम जानते हैं कि चुनाव के तारीखों के ऐलान से पहले किए भी गए हैं। कई जगहों पर हम देखते हैं कि विकास जो है, सड़कें बेहतर हुई हैं, खासतौर पर जहां पर आस्था के केंद्र हैं या जहां पर कोई धार्मिक स्थल है। तो आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीतामढ़ी में चुनावी जनसभा को संबोधित करने आएंगे तो इस बात की उम्मीद है कि पुनौरा धाम के विकास को लेकर नीतीश की सरकार जो आगे बढ़ी है उसकी चर्चा हो सकती है और साथ ही साथ इस पूरे क्षेत्र के बारे में बात हो सकती है। हम जानते हैं कि बिहार में आप देखें कि एक बड़ा इलाका बाढ़ प्रभावित रहता था, लेकिन उसमें बहुत एक तरह से सुधार देखने को मिला है। एक हम ये कह सकते हैं कि कई ऐसी रणनीति पर काम हुआ है जिससे सड़कें बेहतर हुई हैं और लोगों का जो आम जनजीवन है वो बेहतर हुआ है। तो निश्चित तौर पर अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को सुने, कल जो उन्होंने संबोधित किया, उसमें दो बातों पर बहुत फोकस है। पहला, जो सुशासन और गुड गवर्नेंस नीतीश कुमार एनडीए की सरकार ने दिया है उससे जो लोगों का आम जनजीवन बदला है और जो महिलाओं के खाते में पैसे गए हैं उससे उनको जो एक आत्मनिर्भर बनने में मदद मिली है, इस पर एक तरह से फोकस रह रहा है। चुनावी संबोधनों में हम तमाम बीजेपी नेताओं और एनडीए नेताओं को देखते हैं। और दूसरी तरफ जंगल राज की याद, 25 वर्ष पहले बिहार कैसा था, कैसे लोग घरों से निकलने से डरते थे, कैसे बाजार शाम से पहले बंद हो जाते थे, कैसे माताएं चिंता करती थी कि उनका बेटा अगर बाजार या कहीं बिहार में गया है तो क्या सकुशल वापस आएगा, इस बात को भी एनडीए के नेता याद दिला रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये दो प्रमुख हम देख रहे हैं कि मुद्दे हैं जिसके इर्द गिर्द पूरी चुनावी रणनीति एनडीए की दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ महागठबंधन है, तेजस्वी यादव है। हम जानते हैं कि लालू प्रसाद का पोस्टर का इस्तेमाल शायद इसीलिए नहीं हो रहा है, वो एनडीए और नीतीश कुमार के सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। इसके साथ ही शैलेंद्र, अगर हम देखें तो जो पहला चरण रहा, पहले चरण में वोटिंग परसेंटेज पर अगर हम नजर डालें तो वो काफी ज्यादा इस बार नजर आए, जो इसके बाद में उम्मीद की जा रही है कि कहीं ना कहीं लोगों के अंदर इस बार काफी ज्यादा उत्साह भी है। सीधे तौर पर किस तरीके का असर इसका रहने वाला है जो ज्यादा, या यूं कहें कि जो बम्पर वोटिंग हुई है? देखिए, सभी दलों के नेता इसको समझने में लगे हैं और मीडिया के सामने आकर दावा करते हैं कि दरअसल बम्पर वोटिंग उनके पक्ष में है। एनडीए के नेता कहते हैं कि महिलाएं ज्यादा घरों से निकली हैं, जो प्रतिशत है महिलाओं का पुरुषों के मुकाबले बिहार में वैसे भी ज्यादा रहता था, इस बार और बढ़ा है। और तमाम जो योजनाएं महिलाओं के आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई नीतीश सरकार द्वारा या फिर केंद्र की सरकार द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, उससे महिलाओं में आत्मविश्वास आया है और वो ज्यादा घरों से निकली है, ये बात एनडीए के नेता बता रहे हैं। और अगर ऐसा हुआ तो निश्चित तौर पर एनडीए के लिए एक तरह से कहें कि सुखद संकेत है। दूसरी तरफ महागठबंधन को ये लगता है कि जब भी ज्यादा वोटिंग होती है तो दरअसल जो मौजूदा सत्ता होती है उसको परेशानी होती है। लेकिन जो ट्रेंड है बिहार के, अगर आप पिछले 3-4 चुनावों को देखें तो उत्तरोत्तर जो मतदान प्रतिशत है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए की सरकार लगातार रही है। हम जानते हैं कि एनडीए कमोबेश पिछले 2 दशक से सत्ता में है। तो ट्रेंड के हिसाब से देखें तो एनडीए दावा कर रही है, महागठबंधन तेजस्वी अपने दावे कर रहे हैं, वो अपने गठबंधन सहयोगियों का उत्साह बढ़ा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इस पर निगाहें होंगी। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि बिहार ने एक रिकॉर्ड बनाया है, अब तक का सबसे अधिक मतदान प्रतिशत पहले चरण में देखने को मिला है और महिला और पुरुष मतदाताओं में मतदान प्रतिशत के लिहाज से एक बड़ा अंतर है और ये अंतर
बहुत कुछ कहानी कहता है, सभी इसको समझने में लगे हुए हैं। इसके साथ ही शैलेंद्र, अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री मोदी के अलावा भारतीय जनता पार्टी के जो बाकी तमाम नेता हैं वो भी प्रचार को लेकर कारपेट बॉम्बिंग लगातार जारी है। एनडीए के प्रचार में काफी समन्वय भी नजर आ रहा है इस बार। ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए के शीर्ष नेता हैं, सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं, और उसके अलावा बीजेपी के तमाम शीर्ष नेता, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हेमंत विश्व शर्मा आए, असम के मुख्यमंत्री, मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और तमाम बीजेपी शासित राज्यों के उप मुख्यमंत्री भी यहाँ पर जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हम जानते हैं कि चुनाव सह प्रभारी भी केशव मौर्य है, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, उनको बनाया गया है। तो एनडीए एक तरह से एक रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है, और जिन एक तरह से हम जानते हैं कि एक रणनीति रही है कि एक साथ कई चुनावी जनसभाएं कर एक माहौल बनाया जाए पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में। तो हम कई बार देखते हैं कि 1 दर्जन से ज़्यादा सभाएं अलग अलग जगहों पर एनडीए के नेता, शीर्ष नेता और तमाम जो राज्य के नेता हैं वो करते हुए दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ महागठबंधन की रणनीति है कि तेजस्वी यादव ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव प्रचार करें, ज़्यादा से ज़्यादा जनसभा को संबोधित करें। राहुल गांधी भी आए, प्रियंका गांधी भी आई, कांग्रेस के बाकी नेता भी आए, लेकिन फोकस इसी बात पर है कि तेजस्वी यादव खूब ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें या फिर राहुल गांधी प्रचार करें। तो ये महागठबंधन की रणनीति है। जबकि एनडीए में हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में दर्जनों नेता अलग अलग जगह पर चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे हैं, और लालू प्रसाद यादव के शासनकाल की याद दिला रहे हैं, उस वक्त के जंगल राज की याद दिला रहे हैं कि किस तरह से उस वक्त का माहौल था बिहार में। बिल्कुल। इसके साथ ही शैलेंद्र, बेतिया की जो रैली है वहां पर प्रधानमंत्री मोदी पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण की 20 विधानसभा सीटें हैं जिनको साधने की कोशिश करेंगे। यहां पर अभी मौजूदा स्थिति एनडीए की किस तरह की है? देखिए, हम भागलपुर की पहले चर्चा करें। भागलपुर में अगर आप भागलपुर जिले में देखें तो 8 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 6 एनडीए के खाते में गई थी। इस बार आप देखें तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को भी सीट मिली है, बीजेपी भी चुनाव लड़ रही है, कुछ सीटों पर जेडीयू के उम्मीदवार भी हैं। तो बीजेपी की चुनौती अपने प्रदर्शन को बचाने की है भागलपुर में। अगर आप पूर्वी और पश्चिमी चंपारण की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर एक तरह से देखें तो एनडीए एक तरह से बेहतर स्थिति में रहा था अगर आप पिछले चुनाव की बात करें। अब सवाल यह है कि महागठबंधन ने जरूर चाहेगा कि दूसरे चरण में इन सब क्षेत्रों में, चाहे वो सीतामढ़ी की बात हो जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, या फिर पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिसकी बेतिया आप चर्चा कर रहे हैं, वहां पर अपनी स्थिति बेहतर करे। इसीलिए हमने देखा है कि बहुत जोर शोर से चुनाव प्रचार एनडीए की तरफ से भी देखने को मिला है और साथ ही साथ महागठबंधन के नेताओं की तरफ से भी देखने को मिला है। चूंकि हर वो बड़ा क्षेत्र, हम जानते हैं कि अगर आप परसों देखें जब पहले चरण का मतदान था, उस दिन दूसरे चरण में चुनाव प्रचार बहुत तेज था। भागलपुर जो एक बहुत महत्वपूर्ण इलाका है, उसके आसपास हमने देखा कि सभी प्रमुख दलों के नेताओं ने चुनाव प्रचार किया। और अब इधर चाहे वो बेतिया हो या फिर सीतामढ़ी हो, यहाँ पर खासा जोर दिया जा रहा है राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए आपकी भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार इस समय जोरों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए के नेता लगातार प्रचार में जुटे हैं। भाजपा के स्टार प्रचारक और गृह मंत्री अमित शाह आज 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। अमित शाह की आज पहली जनसभा पूर्णिया जिले के धमदाहा विधानसभा सीट पर होगी। वो वनमखी के गोरेलाल मेहता कॉलेज मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और बीजेपी प्रत्याशी कृष्ण कुमार ऋषि के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। तो वहीं अमित शाह की दूसरी जनसभा कटिहार के कोड़ा विधानसभा में होगी, जहां वो कोड़ा स्थित मुजफ्फरपुर के ट्रेनिंग कॉलेज मैदान में चुनावी रैली कर एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में समर्थन की अपील करेंगे। इसके अलावा अमित शाह की तीसरी जनसभा सुपौल जिले के छातापुर विधानसभा में होगी, जहां वो सिमराही के निर्मली स्थित सीनियर सेकेंडरी स्कूल मैदान में जनसभा को संबोधित कर एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील आमजन से करेंगे। तो वहीं रक्षा मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह भी राज्य के 3 स्थानों में मतदाताओं से रूबरू होंगे।
राजनाथ सिंह दोपहर 12:15 बजे रोहतास के काराकाट विधानसभा क्षेत्र में पहली जनसभा को संबोधित करेंगे, तो वहीं रोहतास के दिनारा विधानसभा क्षेत्र में 1:45 बजे उनकी दूसरी जनसभा होगी। राजनाथ सिंह की तीसरी जनसभा कैमूर जिले के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 3:05 पर तीसरी जनसभा को संबोधित करेंगे और एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। वहीं जेडीयू नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज गयाजी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इमामगंज में एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील आम जनता से करेंगे। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गयाजी में जनसभा को संबोधित करेंगे। गयाजी के अत्रि में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एनडीए उम्मीदवार के समर्थन में आम जन से वोट की अपील करते हुए आज नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर बिहार में दूसरे चरण में चुनाव प्रचार इस समय लगातार जारी है और महागठबंधन के नेता भी इस समय चुनाव प्रचार में जोर शोर से जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव, डिप्टी सीएम के दावेदार विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव समेत वामपंथी नेता भी चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। तेजस्वी यादव आज गयाजी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, तो वहीं प्रियंका गांधी आज पूर्णिया में जनसभा को संबोधित करेंगी। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी जितेंद्र यादव मंच पर मौजूद रहेंगे, तो वहीं प्रियंका गांधी MY समीकरण को साधने की कोशिश करेंगी। तो वहीं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव आज पूर्णिया में जनसभा करेंगे। अखिलेश यादव पूर्णिया के धमदाहा में महागठबंधन प्रत्याशी संतोष कुशवाहा के लिए वोट की अपील करेंगे। बिहार चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार में कांग्रेस जेडीयू पर हमलावर है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजापाकड़ में कहा कि नीतीश कुमार 20 साल में ना बिहार से पलायन रोक पाए और ना ही गरीबी खत्म कर पाए, इसलिए उन्हें सत्ता में रहने का कोई हक नहीं। और ये नीतीश का एक कौन सा कार्यक्रम है, पहाड़ खोद के चूहा निकालने का। खोदा पहाड़, निकला चूहा। अरे 10,000 रुपए में आप देखकर वो वापिस लेते हो और कहते हो आप बड़ा दुकान लगाइए, बड़ा किराना दुकान लगाइए, सीविंग मशीन लेंगे। ये बोलने के लिए आप क्यों होना? पैसे अगर हमारे हाथ में आए हम खुद ये काम करते हैं। और चुनावी सफर में आज डीडी न्यूज के वरिष्ठ संवाददाता पहुंचे भागलपुर शहर में। भागलपुर शहर विधानसभा की जब हम बात कर रहे हैं तो वहां पे आज उनका चुनावी सफर का हम आपको पूरा बताएंगे, जहां विधानसभा में महागठबंधन की तरफ से अजीत शर्मा उम्मीदवार है जो निवर्तमान विधायक भी हैं, जबकि बीजेपी ने युवा रोहित पांडे पर अपना भरोसा जताया है। आखिर कितना बदला है भागलपुर और क्या है यहाँ की जनता के मुद्दे, चुनावी सफर में जायजा लिया हमारे वरिष्ठ संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने। इस सीट पर दूसरे चरण में 11 तारीख को मतदान होना है। आइए आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, आज हम पहुंचे हैं चुनावी सफर में बिहार के भागलपुर शहर और इस वक्त हम मौजूद हैं तिलका माझी चौक पर। ये पहचान है एक तरह से भागलपुर की। यहाँ हम चुनावी सफर में भागलपुर की जनता के मुद्दे जानेंगे कि आखिर कौन से वो मुद्दे हैं जो उनके लिए इस चुनाव में मायने रखते हैं। क्या चाहते हैं भागलपुर में, क्या होना चाहिए? नेता लोग कुछ कर रहे हैं कि बस काम तो कर रहे हैं? काम तो बहुत अच्छा, हवाबाजी ना कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। काम कर रहे हैं। अच्छा, क्या काम कर रहे हैं? काम अच्छा खासा किया है। अब की बार एनडीए सरकार ही बनेंगे। जो सरकार बनेगा हम लिए जो खाने देता है वही सरकार बनेगा। कह रहे हैं कि ये महिलाएं बहुत इस बार एनडीए की तरफ जा रही है, सही बात है क्या? जो जिसका श्रद्धा होगा उसी के बगल जाएगा। इस बार एनडीए सरकार आएगी, नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ेगा। पिछली बार तो यहाँ कांग्रेस जीती थी, इस बार जीती थी। उस बार बीजेपी में कुछ खटबन हो गया था, इसीलिए टिकट को लेके इस बार फुल बहुमत से रोहित पांडे जीतेंगे भागलपुर से। चुनावी सफर में हम भागलपुर के तिलका माझी चौक से थोड़ा अंदर आ गए हैं। ये चंदन चाय वाले हैं। देखिए इनकी चाय बनाने की जो तरीका है वो आप देखिए, मटके में चाय बनाते हैं और बड़ी मशहूर चाय है। सुन रहे हैं भाई साहब, चाय तो आपकी बड़ी बढ़िया नजर आ रही देखने में। जी सर। हाँ सर, एक आप पी के देखें सर। कितने समय से चाय की दुकान लगा रहा है? 20 साल सर। 20 साल में कुछ बदला है कुछ भागलपुर में? बहुत से बहुत परिवर्तन है सर, बहुत।
एक तरफ है नीतीश कुमार, मोदी जी की केंद्र में और नीतीश कुमार की राज्य में सरकार, दूसरी तरफ तेजस्वी कह रहे हैं कि इस बार बदल देंगे हम, महागठबंधन की सरकार आ जाएगी। तो आपको क्या लग रहा है? जैसा चर्चा सुनते हैं सर, बीजेपी ही सुनते हैं चर्चा सर। आप क्या चाहते हो? हम तो राय सर, अब चाय तो चाय को पसंद करेंगे। मोदी जी हैं जो चाय वाले, तो बस अपना भी चाय वाले। चुनाव में जायका कुछ दिख रहा है कि नहीं? चुनाव में भी कुछ है इस वक्त रोचकता? जी, रोचकता तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि नई नई पार्टियां आ गई है चुनाव में के मैदान में, और कुछ असर है क्या जन सुराज और सब वो कुछ, या फिर बहुत ज़्यादा असर दिख रहा है। इसके साथ साथ जो है कुछ पारिवारिक पार्टी भी टूट के न्यू पार्टी बनी है, तो वो भी एक अलग दिख रहा है। मुस्कुरा भी रहे हैं, कुछ बतियाना चाहते हैं क्या? क्या बतियाएं, माहौल ऐसा है अभी, काफ़ी खुश हैं। चुनावी महापर्व है और अपने हित में हम लोग को चुनना है, इसलिए मुस्कुरा रहे हैं। ये भागलपुर का मुद्दा क्या है? आपको लग रहा है कि लोग चाह रहे हैं कि नीतीश और एनडीए ही कंटिन्यू कर जाए, या फिर तेजस्वी के बारे में सोचा जा रहा है क्या? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं। मैं तो यहाँ मतलब अगर भागलपुर की बात करूँ या फिर बिहार की बात करूँ तो नीतीश कुमार ही ठीक है। हमारा चुनावी सफर भागलपुर का यही खत्म होता है। किसी और दिन दूसरे शहर में मुलाकात होगी, वहाँ हम चुनावी सफर में उस शहर के मुद्दे टटोलेंगे। हमारे सहयोगी मोर मुकुट शर्मा के साथ शैलेंद्र मिश्र, भागलपुर। तो भागलपुर शहर की तस्वीर कितनी बदली है और वहां के जमीनी मुद्दे क्या हैं, वो हमने अपने संवाददाता की इस खास रिपोर्ट के जरिए जाना। और इसी बीच बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीडी न्यूज। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। अरे द्रविड़ जी, आपको गैराज छोड़ दो, आइए। काश आप जैसा गेम चेंजर हमारे पास भी होता। है ना, खेती का गेम चेंजर जय किसान नवरत्न नैनो शक्ति नैनो DAP। इसके हर ड्रॉप में है करोड़ों नैनो पार्टिकल्स की शक्ति। नैनो पार्टिकल्स के कारण पत्तियां इन्हें दोनों साइड से अब्सॉर्ब करें बिना वेस्टेज और उपज खूब बढ़ाएं। जय किसान नवरत्न नैनो शक्ति नैनो DAP, विज्ञान का वरदान, हर फसल की शान। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम लगभग 5 बजे सुप्रीम कोर्ट में कानूनी सहायता वितरण तंत्र सशक्तिकरण विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और उसे संबोधित भी करेंगे। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा द्वारा आयोजित इस 2 दिवसीय सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य न्याय तक पहुंच को बढ़ाना और कानूनी सहायता प्रणाली की दक्षता में सुधार लाना है। ये कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा देने और जमीनी स्तर पर कानूनी सशक्तिकरण को मजबूत करने के लिए नालसा द्वारा विकसित सामुदायिक मध्यस्थता प्रशिक्षण मॉड्यूल का भी शुभारंभ करेंगे। सम्मेलन में कानूनी सेवा ढांचे के प्रमुख पहलुओं पर विचार विमर्श किया जाएगा, जिसमें कानूनी सहायता बचाव परामर्श प्रणाली, पैनल वकीलों की भूमिका, स्थायी लोक अदालतें और कानूनी सेवा संस्थानों का वित्तीय प्रबंधन शामिल है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत स्थापित नालसा का उद्देश्य समाज के हाशिए पर और वंचित वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना और न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करना है। और राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम के दफ्तरों में कामकाज के समय में बदलाव करने का अहम फैसला लिया। ये कदम एहतियात और प्रदूषण पर काबू पाने और सड़कों पर एक साथ वाहनों की भीड़ कम करने के उद्देश्य से उठाया गया, ताकि ट्रैफिक का दबाव समान रूप से बंटे और वायु प्रदूषण के स्तर में भी कमी लाई जा सके। नए आदेश के तहत दिल्ली सरकार के दफ्तर अब सुबह 9:30 बजे की बजाय 10 बजे खुलेंगे और शाम 6:30 बजे तक काम करेंगे। तो वहीं MCD के कार्यालय सुबह 9 बजे की बजाय 8:30 बजे खुलेंगे और ये बदलाव 15 नवंबर से लागू होगा। हालांकि स्कूलों के टाइम टेबल में किसी तरह का फिलहाल कोई बदलाव
नहीं किया गया। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कल गुरुग्राम में 18वीं अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन 2025 का उद्घाटन किया। ये कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन 3 दिन तक गुरुग्राम के हयात रेजेंसी होटल परिसर में चलेगी। इस कॉन्फ्रेंस और एक्सपो के आयोजन का मकसद भारत के यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाकर शहरी गतिशीलता को बढ़ावा देना है। इस मौके पर केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमारे शहरों आबादी तेजी से बढ़ रही है, ऐसे में नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर यातायात को किस तरह से बेहतर करना है, इस पर कॉन्फ्रेंस में विचार होगा। उन्होंने कहा कि 2002 में मेट्रो की शुरुआत हुई थी। उस वक्त मेट्रो का दायरा काफी कम था। हमने इसको 24 शहरों तक पहुंचाया। करीब 1100 किलोमीटर तक हमने मेट्रो पहुंचाई। 950 किलोमीटर कंस्ट्रक्शन फेज में है और अगले कुछ सालों में हम यूएसए से आगे निकल जाएंगे। देश में क्या दुनिया में बहुत तेज गति से शहरीकरण हो रहा है। आबादी हमारी ग्रामीण क्षेत्र से शहरों की तरफ बढ़ रही है। एक विषय है, वो है मोबिलिटी, वो है यातायात, वो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यक्ति जब पहुंचता है तो उसकी सारी सुविधाएं, नई नई जो आज की जानकारियां हैं, जो आज के रिसर्च है, जो आज की आवश्यकताएं हैं, नई टेक्नोलॉजी आ रही है और उसमें कैसे सुलभ यातायात व्यवस्था बने, समय कम लगे, जिसके अंदर प्रदूषण की मात्रा भी न हो जो आज होती है, अफोर्डेबल हो, आम आदमी के लिए सस्ती यातायात व्यवस्था कैसे हो, समय कम बचे। तो ऐसी सब बातों को सोचने के लिए इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं। और वहीं गुरुग्राम में आयोजित 3 दिन तक चलने वाले अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस और एक्सपो में देश के तमाम मेट्रो कॉरपोरेशन और ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने अपनी प्रदर्शनी भी लगाई है कि आखिर वो किस तरह से अपने राज्य में यातायात को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अर्बन मोबिलिटी एक्सपो से संवाददाता दिवांशु मल्होत्रा की ये खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अगर आप बदलते भारत की तस्वीर एक छत के नीचे देखना चाहते हैं तो आप गुरुग्राम आ सकते हैं। दरअसल गुरुग्राम में अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस और एक्सपो का आयोजन किया गया है। इस एक्सपो और कॉन्फ्रेंस के जरिए कहीं ना कहीं जो भारत की यातायात व्यवस्था है उसको दर्शाने की कोशिश है और बदलते भारत की तस्वीर लोगों तक पहुंचाने की कोशिश है। फिलहाल हम इस एक्सपो में मौजूद हैं और सबसे पहले मैं आपको एग्जीबिशन दिखाना चाहूँगा एनसीआरटीसी का। एनसीआरटीसी किस तरह से अपनी कनेक्टिविटी में विस्तार कर रही है उसको यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। इसके अलावा दिल्ली मेट्रो हो या फिर गुरुग्राम मेट्रो हो, महाराष्ट्र मेट्रो हो, सभी स्टेट्स की जो मेट्रो कॉरपोरेशंस हैं और इसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशंस हैं उनकी यहाँ पर एग्जीबिशन लगाई गई है और वो किस तरह से अपनी यातायात व्यवस्था को दिन पर दिन बेहतर कर रहे हैं वो यहाँ पर दर्शाने की कोशिश है। 3 दिन तक ये एक्सपो और कॉन्फ्रेंस चलेगा और आज इसका उद्घाटन केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया है और अपने संबोधन में उन्होंने साफ कहा कि दिन पर दिन जो शहरी जनसंख्या है वो बढ़ती जा रही है और यही वजह है कि उनकी सरकार का मकसद ये है कि जो शहर हैं उनमें बेहतर तरीके से यातायात व्यवस्था हो और उसी को लेकर उनकी सरकार कोशिश कर रही है। न केवल जो मेट्रोज हैं उनका विस्तार किया जा रहा है, उनकी कनेक्टिविटी का विस्तार किया जा रहा है, बल्कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो भी कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदें, इसकी भी कोशिश की जा रही है। तो कुल मिला के अगले 3 दिन तक ये कॉन्फ्रेंस और एक्सपो चलेगा और अगले 3 दिन तक देश भर से तमाम जितने एक्सपर्ट्स हैं वो यहाँ पर आएंगे और भारत की जो यातायात व्यवस्था है उसको किस तरह से बेहतर किया जाए उस पर विचार करेंगे। कैमरामैन विक्की के साथ दिवांशु मल्होत्रा, दूरदर्शन समाचार, गुरुग्राम। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां आपको बता दें कि दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म महोत्सवों में शामिल भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी के 56वें संस्करण का आगाज होने जा रहा है। 20 से 28 नवंबर तक 2025 तक गोवा के पणजी में होने वाला ये महोत्सव इस बार फिल्म निर्माण की असाधारण उपलब्धियों का उत्सव मनाएगा। 9 दिनों के इस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म कार्निवल में भारत और दुनिया भर की सिनेप्रेसी से जुटेंगे। आइए आपको दिखाते हैं। गोवा सज चुका है, एक बार फिर तैयार है भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े मंच की मेजबानी के लिए। 20 नवंबर को भव्य परेड और रंगारंग कार्निवल के साथ इफ्फी 56 की शुरुआत होगी। इस परेड में भारत की सांस्कृतिक विविधता और सिनेमा का शानदार सफर जीवंत रूप में दिखेगा। इस साल इफ्फी में क्रिएटिविटी और टेक्नोलॉजी का अनोखा मिलन होगा।
खासकर फिल्म निर्माण में एआई की बढ़ती भूमिका पर विशेष फोकस रहेगा। Our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji's vision, Nari Shakti. So this year, almost 50 women film director. We want to give an equal opportunity. 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इस बार 81 देशों की 240 से अधिक फिल्में दिखाई जाएंगी, जिनमें 13 वर्ल्ड प्रीमियर, 4 इंटरनेशनल प्रीमियर और 44 एशियन प्रीमियर शामिल हैं। इसके अलावा 3 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में 5 महाद्वीपों की 32 सर्वश्रेष्ठ फिल्में हिस्सा ले रही हैं। इफ्फी का उद्घाटन ब्राजील, मैक्सिको और चिली की संयुक्त प्रस्तुति द ब्लू ट्रेल फिल्म से किया जाएगा। वहीं स्पेनिश फिल्म सीरात मिड फेस्ट फिल्म होगी, जबकि अ यूजफुल घोस्ट के साथ महोत्सव का समापन किया जाएगा। फिल्म महोत्सव में इस बार फोकस देश जापान है। इफ्फी 2025 में सुपरस्टार रजनीकांत के भारतीय सिनेमा में 50 साल पूरे होने पर भी विशेष जश्न मनाया जाएगा। We're trying to bring the glory back to the International Film Festival of India. This year, Indian films in Australian box office made more money than Hollywood films in Australia. When you come and you see films from all over the world and from within India, and this question of diversity and inclusiveness is so real, because you're coming there and you're watching films made by people who belong to a different culture, and they're telling you a different story. And so the idea that if everybody can tell each other their stories, we are going to be a much more peaceful nation, we're going to be a much more peaceful society, we're going to be a much more peaceful world. We have to keep on doing, because that's what films festivals are meant for. भारतीय पैनोरमा में देश की श्रेष्ठ फिल्मों को जगह मिली है। फीचर सेक्शन की ओपनिंग फिल्म आमरण और नॉन फीचर सेक्शन की काकोरी से होगी। वेव्स फिल्म बाजार भी इस बार बेहद खास होने जा रहा है। 7 देशों और 10 भारतीय राज्यों की विशेष भागीदारी के साथ 9 क्यूरेटेड सेगमेंट्स, 21 मास्टर क्लासेस, 16 गाला प्रीमियर और 2000 से अधिक डेलीगेट्स महोत्सव में भाग ले रहे हैं। इंटरनेशनल कंपटीशन सेक्शन में फिल्म मेकर राकेश ओम प्रकाश मेहरा ज्यूरी की अगुवाई करेंगे, जिसमें 3 भारतीय फिल्में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को टक्कर दे रही हैं। जया सिन्हा, डीडी न्यूज, दिल्ली। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन और सचिव संजय जाजू ने नई दिल्ली स्थित सूचना भवन में विशेष अभियान 5.0 के तहत एनएफडीसी परिसर में वेव्स बाजार के एक नए कार्यस्थल का उद्घाटन किया। मंत्रालय में चलाए जा रहे विशेष अभियान 5.0 के अंतर्गत कबाड़ से भरे पुराने स्टोर रूम को पूरी तरह से बदलकर एक आधुनिक, आकर्षण और अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त कार्यस्थल और नए डिजिटल रिकॉर्ड कक्ष में परिवर्तित कर दिया गया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री ने इसकी सराहना करते हुए कहा कि मंत्रालय अन्य विभागों में भी इस तरह के प्रयासों पर बल दे रहा है। स्वच्छता 5.0 चल रहा है। इस 5.0 में हमारा अधिकारी ने ये रूम पहले इतना कचरा था, इतना लगभग 2000 स्क्वायर फीट ये रूम है हम कर रहे हैं। इसका भी बगल वाला रूम में भी एक लगभग 4000 स्क्वायर फीट आइडेंटिफाई पूरा कचरा था, पूरा क्लीन करके आज एक ऐसा मॉडल बना दिया। ये पूरा अच्छा मॉडल बना दिया। वो चेयर या कुर्सी देखते हैं, वो कुर्सी का पुराना कुर्सी है, लकड़ी हमारा मिलते नहीं है, वो लकड़ी का हम प्रिजर्व करके वो चेयर का री अल्टरनेशन करके वो चेयर्स भी हम कुर्सी भी यूज़ करेंगे। ऐसे अभी ये एक जगह में एक ऑफिस स्पेस हमारा बना दिया। और वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 अफ्रीकी देशों अंगोला और बोत्सवाना की यात्रा पर रवाना होंगी। इस यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति अंगोला जाएंगी। ये यात्रा किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की पहली अंगोला की यात्रा होगी। राष्ट्रपति का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है और खासकर ऐसे समय में जब भारत और अंगोला अपने राजनयिक संबंधों की 40वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इस यात्रा के दौरान अंगोला के साथ कई महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की उम्मीद है, जिससे दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा और मजबूती मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की यह अफ्रीकी यात्रा 2 चरणों में होगी। पहले पड़ाव में राष्ट्रपति अंगोला में रहेंगी, जहां उनके सम्मान में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। यह यात्रा किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की पहली अंगोला यात्रा होगी।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंगोला के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भी शामिल होंगी और अंगोला की संसद को भी संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति की इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय वार्ताएं और सहयोग के नए क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इससे पहले इसी वर्ष मई में अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुएल गोंकाल्वेस लोरेंसो भारत की यात्रा पर आए थे। उस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा करते हुए आतंकवाद के खिलाफ भारत का साथ दिया था। मई के महीने में जब अंगोला के राष्ट्रपति भारत आए थे, तब दोनों देशों के बीच आयुर्वेद और कृषि जैसे कई अहम मुद्दों पर हस्ताक्षर हुए थे। इसके साथ ही अंगोला ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए थे और 123वां सदस्य बना था। इसके साथ ही भारत सरकार ने रक्षा खरीद के लिए अंगोला को 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण की मंजूरी भी दी थी। भारत और अंगोला के बीच राजनयिक संबंध वर्ष 1985 में स्थापित हुए थे और इस वर्ष दोनों देश अपने संबंधों की 40वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। भारत ने अंगोला के स्वतंत्रता संग्राम में उसका समर्थन किया था और 1975 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भारत उसकी संप्रभुता को मान्यता देने वाले शुरुआती देशों में से एक था। 1985 में अंगोला की राजधानी लुआंडा में भारतीय दूतावास खुला और 1986 में नई दिल्ली में अंगोला के दूतावास की स्थापना के साथ ही दोनों देशों ने अपने रिश्तों को एक नया आयाम दिया है। आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी भारत और अंगोला के संबंध लगातार प्रगाढ़ होते जा रहे हैं। भारत अंगोला का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, साथ ही दूसरा सबसे बड़ा तेल आयातक भी है। वहीं भारत अंगोला में फार्मास्यूटिकल, कृषि, प्लास्टिक, खनन जैसे क्षेत्रों में सक्रिय रूप से निवेश कर रहा है। 2024-25 में द्विपक्षीय व्यापार 5.03 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है, जो हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि है। व्यापार का यह बढ़ता दायरा दोनों देशों के बीच आपसी भरोसे और आर्थिक साझेदारी को दर्शाता है। इस यात्रा के दौरान दो समझौता ज्ञापनों में हस्ताक्षर होंगे। पहला मत्स्य पालन, जलीय कृषि और समुद्री संसाधनों के क्षेत्र में है, जिससे व्यापार को बढ़ावा मिलता है और उसके अलावा साथ ही साथ मत्स्य संसाधनों के प्रसंस्करण और विपणन में सुविधा होगी। दूसरा, दोनों देशों के बीच के राजनयिक अधिकारियों के आश्रितों की रोजगार के क्षेत्र में है। अंगोला में लगभग 7,000 भारतीय रहते हैं, जो वहां के व्यापार और सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसके अलावा अंगोला में योग और बॉलीवुड फिल्मों की लोकप्रियता भी लगातार बढ़ रही है। भारत सरकार ITEC कार्यक्रम के तहत अंगोला के छात्रों और पेशेवरों को शिक्षा एवं प्रशिक्षण के अवसर भी प्रदान कर रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अंगोला यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को मजबूती मिलेगी, तो वहीं बदलते वैश्विक परिवेश में दोनों देशों के बीच व्यापक साझेदारी भी बढ़ेगी। भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए एक बेहतर रोडमैप तैयार करने में भी मदद मिलेगी। राष्ट्रपति की इस यात्रा से अंगोला में रह रहे भारतीयों में काफी उत्साह और नई ऊर्जा है। कैमरामैन सुमित धीमान के साथ मैं आकाश पोपली, DD न्यूज, अंगोला। और वहीं दिल्ली के रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास स्थित झुग्गी बस्ती में देर रात भीषण आग लग गई। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 29 गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद इस भीषण आग पर काबू पाया गया। मौके पर पुलिस और राहत दल भी मौजूद रहे। अग्निशमन अधिकारी SK दुआ ने बताया कि आग रिठाला मेट्रो स्टेशन और घटना में एक बच्चा घायल हुआ है, जिसे एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। फिलहाल बाकी और किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है। आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। ग्रेविटी को देखते हुए इसको मीडियम कैटेगरी का घोषित किया गया। टोटल 29 गाड़ियां यहाँ काम पे लगी हुई हैं और आग जो है अब अंडर कंट्रोल है। भी बताया गया कि किसी बच्चे को थोड़ी चोट लगी है, उसमें उनको जो एम्बुलेंस द्वारा हॉस्पिटल भेजा गया। बाकी ऐसा कोई आगे और अभी कैजुअलिटी का अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। दिल्ली पुलिस जो है इसके कारणों का जो है दिल्ली पुलिस देखेगी और अभी आप ये देख रहे हैं कि आग जो है कंट्रोल में है। भारतीय जनता पार्टी के वयोवृद्ध नेता और देश के पूर्व गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी आज 98वां जन्मदिन अपना मना रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं उनके जन्मदिन पर यह खास रिपोर्ट और इसी के साथ मुझे और हमारी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
भारतीय राजनीति में एक मजबूत, दूरदर्शी और सशक्त नेतृत्व के प्रतीक भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक लाल कृष्ण आडवाणी जी का नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। 8 नवंबर 1927 को अविभाजित भारत के सिंध प्रांत में जन्मे आडवाणी जी का जीवन राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रवाद के विचारों से ओतप्रोत रहा है एवं राष्ट्र निर्माण में उनके अतुलनीय योगदान के सम्मान के लिए उन्हें भारत रत्न देने का ऐलान हुआ। लाल कृष्ण आडवाणी जी का पूरा जीवन निष्काम भाव से राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित है। महज 14 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़कर उन्होंने अपना जीवन राष्ट्र सेवा को समर्पित कर दिया। भारतीय जनसंघ की स्थापना के बाद 1957 में वो अटल बिहारी वाजपेयी के राजनीतिक सहयात्री बने। 1958 से 1963 तक दिल्ली प्रदेश जनसंघ में सचिव के पद पर रहे। 1960 से 1967 तक जनसंघ द्वारा प्रकाशित मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में बतौर पत्रकार उनकी लेखनी ने राष्ट्रीय विमर्श के अनेक मुद्दों पर प्रबुद्ध जनों का ध्यान आकर्षित किया। अप्रैल 1970 में बतौर राज्यसभा सदस्य के रूप में शुरू हुई लाल कृष्ण आडवाणी की संसदीय यात्रा राजनीतिक शुचिता का पर्याय है। आपातकाल में गिरफ्तारी, लंबी कैद और आपातकाल के बाद जनता पार्टी सरकार में सूचना प्रसारण मंत्री का पदभार गैर कांग्रेसी राजनीति में लाल कृष्ण आडवाणी के कद को 1970 के दशक में ही स्थापित कर देते हैं। देश को नए राजनीतिक विकल्प के संकल्प के साथ 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से ही लाल कृष्ण आडवाणी ने संगठन को सशक्त बनाने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी। 1980 से 1990 के बीच भाजपा को एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाने के लिए लाल कृष्ण आडवाणी ने अथक परिश्रम किया और इसका परिणाम तब सामने आया जब 1984 में महज 2 सीटें हासिल करने वाली पार्टी को 1989 लोकसभा चुनाव में 86 सीटें मिली। 1992 में भाजपा को 121 सीट, 1996 में 161 सीटें हासिल हुईं। और आजादी के बाद बीजेपी पहली बार सबसे अधिक संख्या वाली गैर कांग्रेसी विकल्प के रूप में भारतीय जनमानस पर अंकित हुई। भारत और पूरी दुनिया ने राजनीति में अटल और आडवाणी के युग को देखा, जिसके मूल में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, समावेशी विकासवाद और राष्ट्र निर्माण का संकल्प निहित था। आडवाणी जी ने देश की सांस्कृतिक और राजनीतिक चेतना को जगाने के लिए कई ऐतिहासिक रथ यात्राएं निकाली। राम रथ यात्रा, जनादेश यात्रा, भारत सुरक्षा यात्रा, स्वर्ण जयंती रथ यात्रा और भारत उदय यात्रा से भारतीय राजनीति में रथ यात्रा के जरिए व्यापक जन आंदोलनों की नई परिपाटी शुरू की। ये यात्राएं केवल राजनीतिक अभियान नहीं थी, बल्कि भारत की आत्मा से संवाद का माध्यम बनी। लाल कृष्ण आडवाणी जी का जीवन संघर्ष, समर्पण और राष्ट्रवाद की प्रेरणादायक गाथा है, जिसने भारतीय राजनीति की दिशा और सोच दोनों को नई ऊंचाइयां प्रदान की। कैमरा पर्सन केशव के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डीडी न्यूज़, दिल्ली।